हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्ष और आज आप सभी का स्टडी विद हर्ष यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप रोज़ एक एक इंट्रो सुन के बोर हो गए होंगे, तो मैंने क्या किया, मैंने इंट्रो ही चेंज कर दिया। तो हमने इस इंट्रो का एक नया वर्जन बनाया है, सुनना चाहेंगे? सुनिए। दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल में स्वागत है, जो स्टडी से रिलेटेड नॉलेज और पैशन प्रोवाइड करता है, जिसका नाम है स्टडी से रिलेटेड स्टडी का चैनल स्टडी विद हर्ष। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो इंट्रो बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपसे बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। एंड में वो बातें नहीं हो पाती, तो मैंने सोचा कि आज इंट्रो में ही वो सारी बातें कर लो जो मैं बहुत दिन से आपसे करना चाहता था। पहली बात, क्या आपको रेगुलर वीडियोस नहीं मिल पा रहे थे, उसके लिए सॉरी, बट अब हम रेगुलरली वीडियोस डालेंगे और आपके फिज़िक्स से रिलेटेड होंगे और आपका सस्पेंस सीरीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। तो आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे। और दूसरी बात, जिसके लिए मैंने ये लेक्चर बनाया है, वैसे तो बनाया है इसके लिए, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट मेरा जो मेन मकसद था वो इसी चीज़ के लिए था कि आपको बताना, एक चीज़ के लिए अवेयर करना। फ्रेंड्स, अभी तक में हमने जितना भी पढ़ा है वो थ्योरेटिकल नॉलेज है। शुरू से लेकर अभी तक में हमने जितना भी पढ़ा है वो सारा थ्योरेटिकल नॉलेज था। फिज़िक्स की बात कर रहा हूँ, सिर्फ फिज़िक्स। अभी हमने ये नहीं सीखा है कि उसी थ्योरेटिकल नॉलेज को कैसे प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में लगाना है। समझ रहे हो? अभी तक हमने नहीं सीखा। तो मेरा इनडायरेक्टली से डायरेक्टली मतलब आप समझ गए हो कि अभी तक हमने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की है। तो बस यही बताना था कि अभी तक में हमने जितना पढ़ा है वहाँ तक हम सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे, चाहे वो सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चन हो, मतलब जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हो 2010 से लेकर 2020 तक। सेकंड बात, एनसीईआरटी एग्जाम प्लस के क्वेश्चंस लगाएंगे हम, और आपको बुक के भी एक्सरसाइजेस के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और एग्जाम्पल्स बुक के जो रहते हैं वो भी। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसका और आगे मेरे को डिटेल में बताना था, बट ये बहुत ज़्यादा बड़ा इंट्रो हो जाएगा, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर, इसका एक नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा, इसका पार्ट सेकंड आपको देखने को मिलेगा। तो उस पार्ट सेकंड में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि हम क्या करने वाले हैं क्वेश्चंस से, मतलब जो हम क्वेश्चंस आपको देंगे उसमें हम कैसे कैसे क्या क्या पैटर्न रखेंगे, क्या क्या होगा, वो सब आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में पता चलने वाला है। ठीक है, तो आज का इंट्रो था बहुत बड़ा, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चैप्टर का नाम बता देते हैं, कौन सी क्लास है, क्या है, सब बता देते हैं। सुन लो, क्लास 12th है, फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो बोर्ड में लिखा है, आप समझ गए हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ रहे हो और ये नहीं पढ़ा तो भूल जाओ, फिर तुम इक्विपोटेंशियल सरफेस से नंबर अचीव कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन आते इधर ही से, या डेरिवेशन से ही क्वेश्चन आते हैं। या तो वो डेरिवेशन पूछ लेंगे, या तो उस पे बेस्ड, उस डेरिवेशन पे बेस्ड क्वेश्चन बना देंगे। बस यही होता है और यही हमें पढ़ना है। तो अभी तो हम फिलहाल हम डेरिवेशन पढ़ेंगे और क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में देखने को मिलेंगे। तो इंट्रो तो बहुत बड़ा हो गया। तो हाँ, एक चीज़ और, कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइए, उसमें लिखिए, और जो पॉइंट समझ में ना आए उसे पॉइंट कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए बेझिझक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक मिनट रुकना। ठीक है, देखें, चल। तो मैं आपको एक पहली बात बता दूं कि आपको अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग डेरिवेशंस देखने को मिलेंगी, कोई एक डेरिवेशन नहीं है इसकी। आप चाहो तो नॉर्मल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से भी इसको प्रूव कर सकते हो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से भी प्रूव कर सकते हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस के भी थ्रू भी प्रूफ कर सकते हो, और किसी भी पॉइंट चार्ज, किसी भी चार्ज के द्वारा आप इसको प्रूफ कर सकते हो। मतलब इसका कोई एक प्रूफ नहीं है, इसके ढेर सारे प्रूफ्स हैं। लेकिन हम पढ़ कौन सा टॉपिक रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पढ़ रहे हैं। तो हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के ही थ्रू इसका प्रूफ देखेंगे और लेंगे। क्लियर? चलो, तो आपको एक बात क्लियर होगी। तो बनाओ। तो मान लो मेरे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, और आपको पता है किसी भी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाए जाते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल या स्फेरिकल सरफेसेस।
बस इतना बना लें, ठीक है यहाँ तक, ओके। और यहाँ इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के द्वारा कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई जा रही है, हम अज्यूम कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ केस ले रहे हैं फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम पूरी डेरिवेशन देखेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, याद रखना। हम पूरी मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ, हम पूरी डेरिवेशन देखेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। यहाँ लिख लो फॉर यूनिफॉर्म, कितनी बेकार राइटिंग आ रही है यार, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, वेरी गुड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज के द्वारा निकाली जा रही है रेडियली आउटवर्ड या अवे फ्रॉम द चार्ज। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। ये मान लो पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अब डेरिवेशन शुरू हो चुकी है। अब अपने आप को तान लो और कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाओ और आंखें खोल के बैठ जाओ और कान खुले रखना, मतलब सब खुला रखो और अच्छे से ध्यान देके एक एक पॉइंट को लिखो और समझो। क्लियर, वेरी गुड। तो कहाँ थे, तो ये पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब मान लो कि इसको मिटा दें, थोड़ा अच्छे से बना दें। पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट पी लाई कर रहा है, यहीं ले, ये यहाँ ले लेते, पॉइंट पी एक लाई कर रहा है, ठीक है। और दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पॉइंट क्यू लाई कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट। आपने उस टेस्ट चार्ज को पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस तक ले गए। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जब मैंने उस टेस्ट चार्ज को पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस तक ले गया तो कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, डीएस डिस्प्लेसमेंट हुई, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट हुई या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुई, आप बोल सकते हैं। अच्छा, यहां तक तो क्लियर हो गया, वेरी गुड। और मैं मानता हूं कि इसी डिस्प्लेसमेंट के कारण एक एंगल बन गया। क्या हुआ, इसी डिस्प्लेसमेंट के कारण एक एंगल बन गया और वो जो एंगल था वो कितना था, थीटा। दिख रहा है यहाँ तक, क्लैरिटी है, हाँ दिख रहा है, समझ रहे हो। इसी डिस्प्लेसमेंट, इसी डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट के कारण एक एंगल बन गया जिसे हमने क्या बोला, थीटा बोला। यहाँ तक क्लियर है, वेरी गुड। अब कुछ लिखना विखना है और समझना है, वही डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो हमें वर्क करना पड़ा होगा, ये बात तो है। जब हमने उस टेस्ट चार्ज को पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस तक ले गए होंगे तो हमें वर्क तो करना पड़ा होगा, ये बात तो क्लियर है। अब ये बताओ, क्या हमने वर्क किया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ या इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट? बताओ, मेरी जो बोल रहा हूँ समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वर्क किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क किया है? इसका सिंपल सा मतलब ये है, क्या हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया तब जाके वो टेस्ट चार्ज इधर आया, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया? तो जो सोचना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ वर्क किया है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वर्क किया, वो एकदम करेक्ट है। अच्छा, अभी वहाँ सब छोड़ो, मतलब जो हमारा, यार थोड़ी सी इंक कम है, डालनी पड़ेगी। जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क होगा, हाँ, जो हमारा एक्सटर्नल वर्क होगा, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क। ये होगा, बिल्कुल होगा। अब सबसे पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क। मैं आपको एक बात बता दूं, अब मैंने नेगेटिव क्यों लगाया वो मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा, सुनो। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है हमने क्लास 11th में, केमिस्ट्री में हमने क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, और वहाँ हमने पढ़ा है कि अगर सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाता है तो वो जो वर्क होता है वो नेगेटिव होता है, और जब सराउंडिंग के द्वारा वर्क किया जाता है तो वो जो वर्क होता है वो पॉजिटिव होता है। अब यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क किया जाता है तो वो वर्क नेगेटिव होता है, और अगर एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा वर्क किया जाता है तो वो वर्क पॉजिटिव होता है। ये हमेशा याद रखना। क्लियर, वेरी गुड। अब सबसे पहले निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क। भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क होता क्या है? डेल्टा वी इंटू क्यू नॉट होता है, वेरी गुड। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क कहाँ से कहाँ गए हैं, पी टू क्यू,
फ्रॉम P टू Q। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, अब इस फॉर्मूले को इससे रिलेट करते हैं तो जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क आएगा वो क्या आएगा, चलो देखते हैं। थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, जगह कम। तो जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क है वो क्या आएगा, चलो देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट छोटी, पोटेंशियल छोटा। अगर कोई पॉइंट है ना, कोई पॉइंट जैसे मान लो पोटेंशियल डेल्टा वी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस छोटा। दो पॉइंट है पी क्यू नहीं 1 2 ले लो। अगर इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट छोटी होगी तो पोटेंशियल भी छोटा ही होगा। ये बात क्लियर होती है, तो यहाँ लिख देंगे हम डेल्टा वी की जगह डी वी। ये पोटेंशियल डिफरेंस है इंटू क्यू नॉट। ये क्या निकला आपका, ये आपका निकला इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क फ्रॉम पी टू क्यू, मतलब फ्रॉम वन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू सेकेंड। अब निकालते हैं हमारा एक्सटर्नल वर्क। यार एक्सटर्नल वर्क बोलो या मैकेनिकल वर्क बोलो, एक ही बात है। क्या होता है, फोर्स इनटू यार फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ऐसे हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज मैकेनिकल वर्क। डॉट को रिप्लेस करो। जब हम डॉट को रिप्लेस करते हैं तो क्या लगता है, एफ एस कॉस थीटा लगता है। ये थीटा क्या है, ये थीटा क्या है बताओ, ये थीटा क्या है, ये है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो अच्छी बात है, आपने बता दिया। अब आओ जरा, थोड़ा सा मैं जगह कम है तो मैं बता रहा हूँ। हमें पोटेंशियल तो मिल गया, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन चाहिए। हमें पोटेंशियल तो मिल गया, यार इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से लाए, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से लाए बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है मुझे ये बताओ आप तो बस। कहीं से हमें जोड़ तोड़ के इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। पहले बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज फोर्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। होता है, बिल्कुल होता है। तो क्या यहाँ से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिल जाएगी, मतलब अरे यार समझो, आप नहीं समझ पा रहे, मिटाते हैं, चलो इसको मिटाते हैं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ पहले उसको समझो। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मुझे डिस्प्लेसमेंट तो मिल गई, मुझे यहाँ पोटेंशियल तो मिल गया, लेकिन मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिली। इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो चाहिए ना, मुझे तो रिलेशन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लाएंगे फोर्स को रिप्लेस करके। क्या करेंगे, फोर्स को रिप्लेस करेंगे। मैं आपको बता दूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। तो यहाँ से अगर मैं फोर्स की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या होगा, टेस्ट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लो, मिल गई। विजिबिलिटी है क्या, चेक कर लो। हाँ, बहुत कुछ विजिबिलिटी, ये लो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहाँ फोर्स की जगह मैं क्या लिखूँगा, क्यू नॉट ई, और यहाँ ई मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई, डी वी, वी मिल गया, मतलब वी मिल गया, ऐसा समझो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोनों चीज़ें मिल गई, यहाँ इक्वेट करना और हमको क्या मिल जाएगा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मिटा दें बेटा, लेकिन इतना आसान नहीं होगा वो चीज़ मिलना, अभी बताते हैं। हाँ, तो एफ़ की जगह यहाँ रिप्लेस करता हूँ, डायरेक्टली लिख रहे हैं, और डी और एक काम करो, अच्छा पहले लिख दो एफ़ की जगह क्यू नॉट ई। डिस्प्लेसमेंट यहाँ ऐसे, लेकिन इसके केस में देखें तो डी एस है कॉस थीटा। अब मुझे बताओ ये थीटा क्या है अब बताओ ये थीटा क्या है, यह है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट। समझे, ये थीटा क्या है, मैंने क्या बोला था, इस डिस्प्लेसमेंट के कारण एक एंगल क्रिएट हो गया, एक एंगल बन गया। वो जो एंगल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, दैट इज थीटा। क्लैरिटी, ये थीटा क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। थोड़ी देर पहले तो हम बोल रहे थे यार फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का है, तो लो ना, वही तो है। बस फोर्स को हमने किस में चेंज कर दिया, क्यू नॉट ई में चेंज कर दिया। जो हमारी डिस्प्लेसमेंट थी वो डी एस हो गई, वो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट बन गई। क्लियर, बस अब कुछ नहीं करना है। ये हमें क्या मिल गया, एक्सटर्नल वर्क मिल गया, ये हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क मिल गया, दोनों चीज़ें मिल गई। यहाँ पुट कर दो, तो आप इसको कॉपी में लिख लियो, मिटा दें, वेरी गुड। तो एक्सटर्नल वर्क क्या निकला, क्यू नॉट ई डी एस
कॉस थीटा, और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क क्या निकला, डी वी इंटू क्यू नॉट। नेगेटिव साइन इधर, अरे सॉरी अभी कहाँ लगा रहे हैं, कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस डी वी। मुझे सिर्फ ई की वैल्यू चाहिए और कॉस थीटा तो यहीं रहेगा इसके साथ, कि बताऊंगा क्या क्यों कॉस थीटा इसके साथ ही। ई कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एस। यार आना तो यहाँ सिर्फ ई चाहिए था, ये ई कॉस थीटा क्यों आ गया बताओ, ये ई कॉस थीटा क्यों आ गया, आना सिर्फ ई चाहिए था, ई कॉस थीटा क्यों आ गया यार। ये जो ई कॉस थीटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट, डीएस। आज का लेक्चर बड़ा मज़ेदार है, इसलिए बोला था, मतलब अपने आप को पूरा दिमाग सब खोल लो और अच्छे से बैठो ध्यान से, तब समझ में आने वाला है। ये जो ई कॉस थीटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड in the direction of displacement ds। क्लैरिटी, बस यही था। ये dv क्या है, स्मॉल डिस्प्लेस dv क्या है, स्मॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ds क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट। बात क्लियर है, बस ये लिख लो, ठीक है। तो मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मिटाना चाहता हूँ लेकिन, ठीक है मिटा दूँ, वेरी गुड। यही था हमारा प्रूफ, या आप करके आ जाओ आपको नंबर मिल जाएंगे। ई कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एस। ये आया, ये हमारा क्या है, रिलेशन आया इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। क्या मैं ई कॉस थीटा को ई एस नहीं लिख सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सही तो है, इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एस। आगे क्लियर हुई बात, ये बात क्लियर हुई। लेकिन आप खुद सोचो, अगर मैं कोई एंगल स्पेसिफाई नहीं करता तो, मतलब अगर मैं बोलता कि भैया डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में मुझे एंगल पता ही नहीं है क्या है, अगर मैं ये जो एफ डॉट एस है इसको खोलता ही नहीं, इसको मैं रिप्लेस ही नहीं करता डॉट को, तो हम जर्नल केस लेते, हम क्या लेते, जर्नल केस लेते। अगर मैं इस डॉट को रिप्लेस करता ही नहीं तो हम क्या लेते, एक जर्नल केस देखते। वो क्या होता है, एक जर्नल केस होता। उस केस में हम बात करते कि जब एंगल थीटा भी ना होता, मतलब थीटा कुछ और हो सकता था, तो फिर क्या होता, अब वो देखना है। और इसी से हमें पता चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। अभी तो हमने बेटा, ये आप समझ रहे हो, अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है आज का। ये जो हमने निकाला है, ये अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं निकाली। ये तो कब निकाली, जब हमें एंगल स्पेसिफाई कर दिया। मान लो जब एंगल स्पेसिफाई नहीं होता तो फिर क्या होता, बताओ, समझो ना। फिर हम निकालते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, वो हम करने वाले हैं, ठीक है। तो वो चीज़ तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेगी, बस आपको यहाँ तक देखने को मिलेगा। यही था आज का प्रूफ जो आपने देखा। तो आज जो हमने प्रूफ देखा, अगर वो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आएंगे। तब तक के लिए ओके बाय।